मुजफ्फरनगर पुलिस को पशु लूट के एक बड़े मामले में सफलता मिली है। खतौली थाना पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर पशु लुटेरे को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई भैंसों को बेचकर अर्जित किए गए 97,500 रुपए, एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 जून की रात रसूलपुर कैलोरा गांव में बदमाशों ने पिता पुत्र को बंधक बनाकर 2 भैंस और उनके 2 बच्चों की लूट की थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। बीती रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उस्मान नाम का आरोपी घायल हो गया, जबकि उसका साथी फैजान मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने पशु लूट की वारदात कबूल करते हुए बताया कि लूटी गई भैंसों को बेच दिया गया था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तिराहे के पास में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले जो थाना खतौली में भैंसों की जो लूट कारित की गई थी, उसमें जो टाटा मैजिक इस्तेमाल की गई है, वो टाटा मैजिक आज इसी क्षेत्र में घूम रही है दूसरी घटना कारित करने के लिए। इसी सूचना पर तुरंत 4 टीमें लगाई गई और चेकिंग कराई गई। सामने से एक टाटा मैजिक संदिग्ध आती प्रतीत हुई, उसे रोक करके चेकिंग करने का प्रयास किया गया। वो रुकी नहीं और खेतों की तरफ भागी। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक अभियुक्त के गोली लगी है पैर में और दूसरा अभियुक्त फरार है। जिस अभियुक्त की गोली लगी है उसका नाम उस्मान है, सन ऑफ इसरार। ये सदना का रहने वाला है और जो इसका साथी फरार है उसका नाम फैजान है। उस्मान ने ये बात कबूली है कि 4 दिन पहले जो भैंसों की लूट कारित हुई थी थाना खतौली के रसूलपुर गांव में, वो इन्हीं के द्वारा रात में कारित की गई थी और जो टाटा मैजिक इनके पास से बरामद हुई थी, इसी टाटा मैजिक का प्रयोग करके 2 भैंसें और 2 कटरों की यहाँ पे लूट की गई थी। इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इसके अलावा 97,500 रुपये भी बरामद हुए हैं। जो फरार अभियुक्त है उसका नाम फैजान है। इसके अलावा उस्मान ने एक और अपने साथी, जो कि मेन है इनका सभी का प्लानिंग करने वाला है, उसका नाम नफीस है, उसका भी नाम लिया है। उस्मान के ऊपर पहले से भी कई सारे जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पहले से लूट के, चोरी के और कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही इसके साथी पर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। इसे उपचार हेतु भेज दिया गया है तथा अन्य फरार के लिए टीमें लगा दी गई और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी उस्मान ने अभी अपने 2 साथियों का नाम बताया है। इसके अलावा हमारी टीम और भी चीज़ें पता करने के लिए सीसीटीवी माध्यम से लगी है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। शीघ्र ही पूरी घटना और अनावृत कर दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने अपना 60वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और सिद्धांतों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई और संगठन के विस्तार का संकल्प दोहराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, जनसंपर्क अभियान और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि शिवसेना हमेशा राष्ट्रहित, जनहित और समाज सेवा के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है और आगे भी जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है। सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक युवाओं और आम लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शिवसेना को और अधिक मजबूत बनाने तथा बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज हमारा शिवसेना का स्थापना दिवस था 60वां। उसी उपलक्ष्य में जो जितने हमारे पदाधिकारी थे आज वे सब आए और एक दूसरे को उत्साहपूर्वक मिष्ठान वितरण किया और सभी ने बाला साहब ठाकरे की जो नीतियाँ थी उन पर चलने का आज प्रण किया और आज से हमारा जो सदस्यता अभियान है वो भी शुरू हो गया। देखो, हमारी रणनीति है कि पूरे प्रदेश में शिवसेना की मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में उम्मीद है कि शायद लड़े। जैसे कि ऊपर से हमें आदेश हुए हैं तैयारी करें, तो वो आज हम प्रण कर रहे हैं कि जो भी हमें ऊपर से आदेश होगा उसका पालन सभी शिवसेना पदाधिकारी करेंगे। मुजफ्फरनगर के कृषि विज्ञान केंद्र बघरा में प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने की, जबकि उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही के मार्गदर्शन में जिले भर से आए प्रगतिशील किसानों ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना, प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन, हरी खाद, बागवानी, पशुपालन, जीवामृत, बीजामृत और जैविक कृषि की आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि विभाग की योजनाओं, फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के बारे में भी जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के अंत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर कार्यशाला का समापन किया गया। नीट पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन की तैयारी की गई है। दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज के बाहर एसएफएस के सदस्य प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कॉलेज परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कॉलेज के आसपास आने जाने वाले लोगों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर देश भर में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र संगठन और विभिन्न समूह परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में होने वाला यह प्रदर्शन भी काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। कुछ ही घंटों के भीतर शहर के 2 प्रमुख इलाकों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहली घटना बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में हुई। देर रात अचानक बाजार से धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों तक लगातार अभियान चलाकर आग को फैलने से रोका और आखिरकार उस पर काबू पा लिया। इसी दौरान दूसरी घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास सामने आई, जहां टिन शेड में संचालित एक नमकीन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री से उठती लपटों और धुएं के कारण आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों घटनाओं में किसी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि आग से संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। संबंधित विभाग और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर आग लगने की वजहों की जांच कर रही है। दिल्ली में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के बीच एक बार फिर बाजारों, फैक्ट्रियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन दोनों घटनाओं के पीछे लापरवाही थी या कोई तकनीकी खराबी। ये फर्नीचर का काम होता था इसमें, तो इसमें पता नहीं लगा किस तरीके से किसने क्या हुआ, कैसे आग लगी, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है। ये घटना घटी है रात 2 बजे। बचाव तो कुछ ही नहीं हुआ, सारा जल चुका है, सारा राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर जी रात को अपने आप लग गई है, पता नहीं कैसे लग जाती है, कौन लगा देता पता नहीं क्या चक्कर है। कोई ना कोई 2-3 साल 3 साल बाद आग लगी जाती, पता नहीं कैसे 2-3 साल बाद लगी जाती, पता नहीं कैसे कोई ना कोई लगाता है। या तो घर 3-4 लाख का तो माल होता ही है एक आध दुकान में, सारी दुकानों में। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आयोजित पार्टी की संसदीय दल की बैठक में 9 में से 6 सांसदों के शामिल न होने के बाद पार्टी में बड़ी टूट की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताने वाले सांसद राजाभाऊ वाजे के नासिक पहुंचने पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर ढोल ताशों की गूंज, फूलों की मालाएं और आरती के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। समर्थकों ने इसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति विश्वास और पार्टी के प्रति वफादारी का संदेश बताया।
राजा भाव वाजे के स्वागत के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि पार्टी के साथ खड़े नेताओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं संसदीय दल की बैठक में बड़ी संख्या में सांसदों की गैरमौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब सभी की नजर शिवसेना यूबीटी के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई है। देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में आज महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले अत्याधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। यह परियोजना केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं बल्कि देश के रक्षा उत्पादन को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस अत्याधुनिक एक्सट्रूजन प्रेस के माध्यम से रक्षा उपकरणों और ब्रह्मोस जैसी रणनीतिक मिसाइल परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स का स्वदेश में निर्माण किया जा सकेगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल देश की सामरिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसे में नागपुर में होने वाला यह भूमि पूजन कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। छोटी बड़ी की बात नहीं है और ये संवेदना प्रकट करता है, चिंता प्रकट करता है बिहार के प्रति। और साझी सरकार में समय समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है और छपरा से बहुत दिनों से मांग थी और सिर्फ छपरा जाने वाले लोगों के लिए नहीं है ये। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेन छपरा से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से छपरा हमारे लोग आ सके और सीधे वहाँ से बेस स्टेशन शुरू हो, ये आवश्यक था क्योंकि कई बार टिकट के लिए सोनपुर बनारस भटकना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि सारण की जनता के लिए और ख़ासकर बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं में ट्रेन एक है।